ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने सबसे पहली बात एक बड़ा प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं बेटे। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। चले चलो चले बेटे, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज इन रिगार्ड टू F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आई हैव डिलीवर्ड 37 लेक्चर्स। मैंने अभी तक 37 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए इन रिगार्ड टू चैप्टर नंबर 1। अभी खाली मैंने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया है। टॉपिक 1, that is what I mean by costing, what is the purpose of costing. Topic 2, overheads, under and over absorption of overheads, and topic 3, traditional costing methods. अभी 3 टॉपिक्स बाकी हैं जो मैं चैप्टर के साथ करने वाला हूं बेटे। आई हैव डिलीवर्ड 37 लेक्चर्स इन दोज 3 टॉपिक्स। आज मुझे आपका आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ फाउंडेशन। बुर्ज खलीफा की मैंने फाउंडेशन प्रिपेयर कर दी। मैं देखता हूं कि अब आपको लॉजिक्स, अब आपको कंसेप्ट कैसे समझ नहीं आते बेटे। F5 को एक नए ढंग से, एक नए कंसेप्ट से, एक नई बात से हम लेके चलेंगे। आइए आइए हम एक बात समझ लें। चले चलो चले चलो चले चलो। बार बार पेपर नहीं देना यार F5 का। भूपेश आनंद से पढ़ना और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। F5 बोलो यार हाँ, बोलो यार हाँ। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ आज के इस लेक्चर में बेटे, मैं आज बड़ा एनर्जेटिक हूं और मैं बड़ी सारी बातें आज आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। तो बट नेचुरल है कि आई एम वेरी मच एक्साइटेड टुडे। So great morning to all of you. F5 we are doing for performance management. We are doing for chapter number 5. अब मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने जो चैप्टर 1 में रिवीजन कराई थी MA की, दैट इज रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स F2 टॉपिक्स, उसमें जो 3 टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी डिलीवर किए, 37 लेक्चर्स डिलीवर किए बेटे। अब आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ऑल आर रिलेटेड विद डिसीजंस, ऑल आर 5-star टॉपिक्स, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस कमर सीधी कर लें और रजिस्टर ओपन करें। आप ऊपर लिखें जी F5 चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। एनालाइज करेंगे एज ए ACCA, एज ए ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस इज माय लेक्चर नंबर 1 बेटे। ये जो लेक्चर है ना, आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 के बीच का प्यार और मोहब्बत बताएगा अगर आप कमर सीधी करके बैठोगे। नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना यार इसको। आप बेवकूफ हो गए अगर आप इसको नॉर्मल मानोगे। आप विद इन 5 minutes you will realize that there is something new, there are new concepts, that how I am relating the things. आइए सर, आइए। एक बड़ी प्यारी सी थॉट लिखी है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कभी भी कर सकते हो। आपको बस विश्वास करना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल लेवल का पहला पेपर यू विल बी क्लियरिंग। बेटे मैंने आज आपके सामने एक छोटी सी एक रोड मैप बनाया जो मैंने अभी तक कवर किया। आई हैव डिस्कस्ड विद चैप्टर नंबर 1। देयर आर 6 टॉपिक्स। मैंने पहला टॉपिक डिस्कस किया इन रिगार्ड टू व्हाट इज द नीड ऑफ कॉस्टिंग, और बेटे 16 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बातें की। आई हैव टोल्ड यू in regard to cost, in regard to material, in regard to elements, in regard to what is the difference between financial accounting, cost accounting. And then I started with topic number 2 in regard to overheads, under absorption, over absorption. Very important for because the topics, the chapter number 4 which we'll be doing, जो आज से मैं शुरू करूंगा बेटे, जब तक आपके overheads, under absorption, over absorption clear नहीं होगा, you cannot do. And I have delivered 12 lectures, 12 lectures यार। ये तो रिवीजन में दिए मैंने, है ना। खाली कैप्लॉन में बैठकर मैंने अंडरलाइन करके नहीं पढ़ाया बेटे, PPT बना के नहीं पढ़ाया। आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने टाई लगाई है बेटे, ब्लेजर पहना है आपके लिए फुल एनर्जी के साथ। फिर देन आई डिस्कस विद टॉपिक नंबर 3 इन रिगार्ड टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट कार्ड, एंड देन द इलस्ट्रेशंस। 9 लेक्चर्स मैंने वहां पे डिलीवर किए। टोटल अगर आप देखें तो 37 लेक्चर्स हैं। ये तो बेटे खाली चैप्टर 1 के 3 टॉपिक्स की बात है। बिकॉज मैंने आपका बेस प्रिपेयर कर दिया, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। मैंने मटका बनाया चैप्टर 5 का, चैप्टर 6 का, चैप्टर 7 का, चैप्टर 8 का। व्हेन आई से चैप्टर 5, आई विल से इट इज इंटरलिंक्ड विद चैप्टर नंबर 6।
When I say chapter number 6, it is interlinked with chapter number 7. When I say chapter number 7, it is interlinked with chapter number 8. ये relationship अगर आपको समझ आ जाए ना, that why we are doing chapter 5, 6, 7, 8 अभी and how they are interrelated, तो बेटे याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा. आइए इन सभी प्यारी प्यारी सी बातों के लिए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी आई विल बी शोइंग यू कैप्लॉन. मैं भी आपको कैप्लॉन दिखाऊंगा, मैं भी आपको बीबीपी दिखाऊंगा, है ना. कैप्लॉन में देखें तो चैप्टर नंबर 5 है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. नो व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम क्या है, प्रॉफिट क्या है, इनकी मोहब्बतें कैसी है, मोहब्बतें 2.5 अक्षर प्रेम कैसा है. कॉस्ट को बढ़ा दे तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा दे तो क्या होगा, हाउ वी कैन प्रिपेयर द चार्ट्स. चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 6 अगर आप देखें तो बेटे इट इज प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स. अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय लिमिटिंग फैक्टर्स. इस दुनिया में सबसे लिमिटिंग चीज है टाइम. और आई थिंक जब आपके पेपर्स ACCA F5 जब आप पेपर देने जाएंगे ना जिस क्वार्टर में, अभी तो आपको लग रहा होगा कि टाइम है, बेटे उस समय एक घंटा नहीं मिलेगा, आधा मिनट नहीं मिलने वाला यार. मटेरियल इज लिमिटेड, लेबर इज लिमिटेड, ओवरहेड इज लिमिटेड. एंड इन कोविड सिनेरियो, जो कोविड ऑलरेडी बीत गया, कितने साल हो गए अब तो बेटे, जब उसकी सेकंड वेव आई थी तो ऑक्सीजन इज लिमिटेड. तो मैं लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करूंगा. चैप्टर नंबर 6 के बाद हम आएंगे 7 में प्राइसिंग डिसीजंस, इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे, डिमांड की बातें करेंगे, सप्लाई की बातें करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बातें करेंगे. आप देख रहे हैं मैं कितनी एनर्जी के साथ, क्योंकि ये सारी बातें मेरे मन में अंदर पड़ी हुई है यार. मैं चाहता हूं आपको बेस्ट से बेस्ट दूं. लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 8 विल बी रेलेवेंट कॉस्टिंग. आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट कॉस्टिंग. बेटे आप ये मानिए कि एक घड़ा है, एक घड़ा है यार, एक घड़ा है. आप अपना रजिस्टर ओपन करो ना, आप बनाओ ना ऐसे ही घड़ा बनाओ ना बेटे. अभी मैं आमिर खान दिखाऊंगा ना, अभी मैं एक मूवी भी दिखाऊंगा ना. देखो इसमें मैंने आज आपके सामने इस डिसीजन एनालिसिस में इस घड़े से 4 बातें निकाली हैं. 4, जैसे अनार जलाते ना दिवाली में, तो अनार जलता है तो अंदर से सितारे निकलते हैं. बेटे 4 स्टार्स निकले, 4 स्टार्स निकले. कहाँ से 4 स्टार्स निकले बेटे? इसमें से डिसीजन एनालिसिस के घड़े से. पहले स्टार का नाम अगर आप देखें, फर्स्ट स्टार का नाम है CVP एनालिसिस. बेटे पहले स्टार का नाम है CVP एनालिसिस. और मैं सच कह रहा हूँ, आप अगर ऐसे ऐसे मेरे साथ साथ बनाएंगे ना तो आपको लॉजिकली ज़्यादा क्लियर होगा. कमर सीधी करके बैठना है बेटे, ढीले बिल्कुल नहीं. मोबाइल फोन बिल्कुल म्यूट कर दो, ये नॉर्मल लेक्चर नहीं है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ. इट मीन्स आई वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन. जैसे आपने लाइफ में बड़ी सारी डिसीजंस लिए हैं, वेदर टू ज्वाइन ACC और नॉट, और वेदर आई शुड गो फॉर CMA USA, और वेदर आई शुड गो फॉर CFA USA और CPA USA, या कुछ भी नहीं करते यार. कोविड सिनेरियो में पता चल गया यार मर जाना जल्दी, सब कुछ, लाइफ छोटी सी है ना. तो इट इज ऑल्सो अ डिसीजन. When I say I want to decide something that whether I should go for this course of action or this course of action, क्या मैं मेक करूं या बाय करूं, पिज्जा को डोमिनो से खरीदूं या घर में बनाऊं बर्थडे पार्टी में, whether I should shut down or continue, whether I should go for further, all these decisions आप as a global chartered accountant, as a ACCA, you have to take different types of decisions. तो बेटे ये चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ऑल इज डिसीजन एनालिसिस. तो मैंने एक ही मटका बना दिया डिसीजन एनालिसिस. और इसमें से 4 फवारे निकले. पहला फवारा निकला CVP, अभी हम देखेंगे. बड़ा ब्यूटीफुल मैंने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है टू रिलेट ऑल दीज. दूसरा फवारा निकला लिमिटिंग फैक्टर्स. बेटे दुनिया में हर चीज लिमिटेड है. टाइम इज लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वाटर इज लिमिटेड. नाउ द पॉइंट इज एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ACC ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन एंटिटी, हाउ आई टेक अ डिसीजन. मैं उस डिसीजन को कैसे लूँ यार. F9 में भी बताया था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, कैपिटल राशनिंग. बट यहाँ पर मैं बात करूंगा व्हेन मटेरियल इज लिमिटेड. मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम रशिया. अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है और ऑलरेडी हो चुकी, खत्म भी हो गया, 2 साल हो गए. बट वहां से मटेरियल आता है, वो मटेरियल नहीं मिल रहा, लिमिटेड है. तो क्या मैं उस प्रोडक्ट, विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 ही घंटे हैं, यू हैव ओनली 5 hours, or you want to decide that within that 5 hours what should be the best priority I should give to the work. There are different types of works. Limiting factors की डिस्कशन करेंगे. and then I will be starting with pricing decisions. तीसरा फवारा निकलेगा प्राइसिंग का, because again you have to take a decision कि भाई एप्पल कंप्यूटर्स वाले, you know, whenever they are coming with a new series, i series, iPad नया आया तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए.
उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस प्राइसिंग डिसीजंस। तो मैं तो कहूंगा सीवीपी एनालिसिस इज अ डिसीजन, मैं कहूंगा लिमिटिंग फैक्टर इज अ डिसीजन, इट इज अ टूल ऑफ दैट डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन अगेन इट इज अ डिसीजन। और लास्ट है बेटे रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो एसीसीए वालों ने ये 4 चैप्टर्स का इंटरलिंक कर दिया। रेलेवेंट कॉस्टिंग, आप ये बताइए आज आप एसीसीए के स्किल लेवल में हैं, यू आर अटेम्प्टिंग फॉर F5, आपके लिए F1, F2, F3 सपोजिंगली आपने एग्जाम्पशन ले ली, एग्जाम्पशन फीस भी पे कर दी, so that is now irrelevant. Now you are attempting for F5. It means there are some costs which are relevant and there are some costs which are irrelevant. तो हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने चैप्टर 1 नंबर 1 में जब मैंने 19, 16, 17 लेक्चर्स वहाँ पे लिए, तो एट दैट आई डिस्कस अबाउट रेलेवेंट कॉस्ट, आई डिस्कस अबाउट इम्प्यूटेड कॉस्ट, आई डिस्कस अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई डिस्कस अबाउट रेलेवेंट कॉस्ट। बट स्टिल यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं बताऊँगा, आप मेरे साथ हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं भूपेश आनंद आज आपको कैप्लॉन और बीबीबी दिखाने वाला हूँ। अभी आमिर खान की बातें करेंगे, इकबाल की बातें करेंगे, और आप अभी विकिपीडिया में मेरे साथ सफर करने वाले हैं। बेटे मैंने लेक्चर नंबर 1 का श्री उद्घाटन कर दिया, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5, और आई विल से, मैं तो कहूंगा जी 5 भी यही है, 6 भी यही है, 7 भी यही है और 8 भी यही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही सब कुछ हो यार। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ऑफ F5, तुम ही तो हो सब कुछ। बिकॉज मुझे मालूम है कि आई हैव टू टेक अ डिसीजन, एंड व्हेन आई से अ डिसीजन, these are my 4 tools. The first tool is CVP. Now what are the relationship of that? मैंने क्या किया है, एक बड़ा प्यारा सा ना फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। बस बेटे आने वाले 10-12 मिनट बड़े प्रीशियस हैं। अगर आपने इस 10-12 मिनट में ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लिया, तो आप समझ लीजिए चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ टीचर्स की लेक्चर्स जो बैठ के कैप्लॉन में लाइनें लगा लगा के समझाते हैं या कुछ पीपीटीज बनाते हैं, आपको शायद उनकी रिलेशनशिप समझ नहीं आई कि भाई ये चैप्टर कर क्यों रहे हैं यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाई आई एम डूइंग इट एंड हाउ दे आर रिलेटेड। मैं बताऊंगा, भूपेश आनंद बताएगा। बेटे इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट बीबीपी का भी, कैप्लन का भी, रिवीजन किट का भी, एग्जामिनेशन किट का भी कराएंगे। लेकिन मेरी आपसे कंडीशन है, मुझे खून दो, मैं तभी आज़ादी दूंगा यार। आप खाली आज़ादी मांगोगे नहीं मिलने वाली, ठीक है जी। तो आप सभी यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट की रूपरेखा कैसे होगी, मैंने ऊपर लिखा जी, इस चैप्टर का नाम ही लिख दिया, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। मैंने लिखा दिस इज decision analysis, because you have to decide, you have to make a decision, you have to see भाई ACC कंप्लीट होने के बाद you will be becoming ACC affiliate। तो क्या उसके, अब जो बच्चे सामने बैठे हैं ना मेरे, है ना, अभी आए हैं, जो आप जल्दी से बेटे ओपन करो रजिस्टर, आप लेट हो गए। लाइव वाले बच्चे देखो कितनी दूर से वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप प्लीज, सोनिया बेटे, आप सभी जो भी 10-12 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं समय जो फिजिकल लेक्चर्स में, आप अभी लेट आए हो, तो आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करो, फोन को बिल्कुल म्यूट करो, पानी वानी पीना पी लीजिए, काम खत्म कीजिए। बिल्कुल अब मेरी बात को सुनिएगा, आने वाले 10 मिनट आप सभी के लिए बड़े प्रीशियस हैं। लाइव वाले बच्चे देखो कितने प्यार से बैठे हुए हैं, चैट में मेरे को बता भी रहे हैं। तो आप सभी, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप रजिस्टर ओपन कर लें, और तब तक लाइव वाले बच्चे, है ना, स्टूडेंट्स दोज हु आर अटेंडिंग इन द लाइव, बिकॉज ये लेक्चर्स लाइव भी चल रहे हैं, फिजिकल भी चल रहे हैं। द डिसीजन एनालिसिस का एक फ्लो चार्ट हमें प्रिपेयर करना है, मोहब्बतें देखनी है। तो इसमें पहला बॉक्स जो मैं बनाऊंगा उसका नाम होगा, अभी बॉक्स में क्या आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन आपको बॉक्स बता रहा हूं, पहले आप बॉक्स बना के रखिए। फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन एनालिसिस, कि भाई डिसीजन है क्या, व्हाट आई मीन बाय डिसीजन एनालिसिस। रणबीर कपूर के पास था दैट वेदर आई शुड मैरी आलिया और आई शुड गो फॉर कैटरीना, सो ही हैज टेकन अ डिसीजन। तो डिसीजन एनालिसिस मतलब कुछ भी क्वांटिटेटिवली या किसी सिस्टमैटिक अप्रोच से कुछ डिसाइड करना। जैसे आप बहुत छोटे से थे तो आपकी मम्मी आपके बर्थडे में आपके स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाती थी,
अब बड़े सारे बच्चे आ गए, 20-22 बच्चे आ गए, आपके दोस्त इतने सारे थे, अब उनको पिज़्ज़ा खिलाना है। सवाल यह आता है कि पिज़्ज़ा घर में बनाया जाए, ब्रेड लाकर, पिज़्ज़ा ब्रेड लगाकर, या डोमिनोज से बाय करें। Now there is a difference whether it is to be produced or whether it is to be purchased. आउटसोर्स करें या मेक करें, मेक वर्सेस बाइंग। बेटे बचपन से आप डिसीजन लेते आ रहे हो। आपके ना जब बहुत छोटे से थे ना, लंच ब्रेक में आप 2-3 बच्चे इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। कई बार आप नए दोस्त बनाते थे, कई बार पुरानों को हटा देते थे, तो आप डिसीजन ले रहे थे। बेटे लाइफ में हम बचपन से अभी तक ACCA F5 तक you are taking so many decisions. Even to join this course ACCA you have taken a decision and you have done an analysis for that. आप एक कप चाय पीते हो ना, तब भी आप उस डिसीजन को भी एनालाइज करते हो कि यार मैं इस टी वेंडर से चाय पीऊं या उस टी वेंडर से चाय पीऊं। गेटिंग माय पॉइंट? तो लाइफ में एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ACCA, whenever you are taking so many big decisions, तो क्या लगता है आपको एनालिसिस नहीं करना चाहिए? एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता तो यार पेशेंट को दवाई देने से पहले वो डॉक्टर उसकी एनालिसिस करता है, एक्सरे करवाता है, ब्लड टेस्ट करता है, उससे कुछ बातें पूछता है। यू नो, इट मींस ही इज डूइंग एनालिसिस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन दैट वेदर इज सफरिंग फ्रॉम कोविड और नॉट। भगवान ना करे अब तो कोविड गए वो 3-4 साल हो गए, भगवान ना करे। माय पॉइंट इज आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट व्हेनेवर यू वांट टू डू, यू वांट टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स। तो इसी तरह से एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आज आपके सामने एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, एक ऐसा हेड स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है डिसीजन एनालिसिस। अब डिसीजन एनालिसिस इन्होंने नहीं बोला, मैं कह रहा हूं, क्योंकि डिसीजन एनालिसिस में ये 4 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। BPP वालों ने बोला इसको डिसीजन एनालिसिस। तो डिसीजन एनालिसिस हम पहला बॉक्स लिखेंगे, फिर दूसरा बॉक्स में बताऊंगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस। मैं 4 डिसीजंस दूंगा जो कैप्लन में भी हैं और BPP में भी हैं। जैसे पहले डिसीजन होगी मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन, जैसे दूसरी डिसीजन होगी वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डिसीजन, थर्ड होगी शट डाउन और कंटिन्यू, फोर्थ होगी फर्दर प्रोसेसिंग और एट फर्दर प्रोसेसिंग और नॉट, मतलब ACCA अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद बेटे मैं 4 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और फिर इन चारों क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, कुल मिलाकर कुछ इस तरह से फोटो होगी। बेटा पूरा पेज बन जाएगा, कंजूसी मत करना, समझदारी भी मत करना, बनाना, क्योंकि तभी आपको चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सबको डिफिकल्ट लगता है, इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। यार भूपेश आनंद के साथ करोगे तो YouTube के बाकी सब लेक्चर्स कंपेयर कर लेना, ओपन चैलेंज है, और आप मेरी एनर्जी और मेरी बातों को समझ लेना। आप देख लेना कि आपको ज्यादा कहां समझ आया। बेटे आप बस मेरी बात मानो, फ्लो चार्ट बनाना है और फ्लो चार्ट में मैंने इसमें रंग भर दिए। आ कागज कलम दवात ला, भर दूं मैं रंग तेरे साथ, लिख दूं अपना नाम तेरे नाम के साथ। तो ऊपर लिखेंगे फ्लो चार्ट, हेडिंग लिखेंगे बेटे, हेडिंग लिखेंगे फ्लो चार्ट for understanding, flow chart for understanding relationship of decision analysis. It means जो आप डिसीजंस लेते हो पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के, कहीं पे भी कुछ भी डिसाइड करते हो, कुतुब मीनार जाना है नहीं जाना, लाल किला जाना है नहीं जाना, इट कैन बी अ डिसीजन। सैटरडे इवनिंग वीकेंड घर में रहेंगे या कहीं रिजॉर्ट में जाएंगे, इट कैन बी अ डिसीजन। If I should give F5 in this coming quarter or the next quarter, it can be a decision. Whether I should take a classes from Bhupesh Anand or from any other, it can be a decision. So the point is, every day you are taking so many decisions. So as a global chartered accountant, you have to take so many decisions. So we are preparing a flow chart. In that flow chart, I will be explaining that what are the different types of tools which are related with those decisions. तो पहला बॉक्स आप ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं, आप बॉक्स तो बना ही चुके हैं, हेडिंग लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन एनालिसिस। इसमें लिख रहे हैं क्वांटिटेटिव। डिसीजन एनालिसिस का मतलब क्या है? इट इज क्वांटिटेटिव, इट इज लिखा नहीं, आप लिखेंगे इट इज क्वांटिटेटिव एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक नंबर्स की अप्रोच, विद हेल्प ऑफ नंबर्स,
we will decide, we will take a decision that whether this is good or whether this is good, whether it is to be accepted or whether it is to be rejected, whether it is to be produced or whether it is to be bought from the market, whether it is to be shut down or whether it is to be continued, whether this is limiting is more important or this is more important, whether this should be the price or this should be the price. बेटे A to Z क्लियर कर दूंगा, आप बस पहले बॉक्स में लिखेंगे, ये बेटे पहला बॉक्स था. इट इज डिसीजन एनालिसिस का मीनिंग लिख रहे हैं. इट इज क्वांटिटेटिव एंड सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर टेकिंग डिसीजंस. डिसीजंस को लेने के लिए एक क्वांटिटेटिव और एक सिस्टमैटिक अप्रोच है. अच्छा, सेकंड बॉक्स है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस. मैंने कहा जी there are huge number of decisions, but in ACCA F5 performance management I will be focusing on 4 types of major decisions. The first is I have written make versus buy. जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड कार्स बनाती है, अब गाड़ियां वो बना रहे हैं तो उनको डिसाइड करना है कि वो जो बैटरी लगाते हैं एक्साइड की, whether they should buy it from एक्साइड only or whether they should start manufacturing their own batteries. इट इज मेक वर्सेस बाय. मैंने अभी डोमिनोज का एग्जांपल दिया, मारुति का एग्जांपल दिया. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसीजंस व्हिच आर देयर, व्हिच आई विल से which is there in my course. That is, second is shut down or continue. बेटे कोविड के बाद इतनी कंपनीज बंद हो गई, तो शट डाउन का मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यू का मीनिंग क्या है, क्लोजर का मीनिंग क्या है. शट डाउन होता है टेम्परेरी पर्पस के लिए, कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया. क्लोजर का मतलब हमेशा के लिए बंद कर दिया. कंटिन्यू का मतलब है चलते रहने दो. तो आई हैव टू डिसाइड एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव टू टेक अ डिसीजन, आई हैव टू हेल्प माय मैनेजमेंट, माय टॉप लेवल मैनेजमेंट, आई हैव टू गिव द रिकमेंडेशन दैट वेदर दिस कंपनी, यू नो, दिस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दिस प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड और वेदर इट शुड बी शट डाउन. वो मैं बताऊंगा कैसे लेना है आपको. अभी थर्ड एग्जाम्पल लिखना है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ द डिसीजन. आई विल बी डूइंग 4 डिसीजंस एंड लास्ट इज फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस. कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप मिल्क लेते हैं, अच्छा मिल्क को अभी बेच दें या मिल्क को पहले उसको बटर बनाएं, बटर से घी बनाएं और घी को बेचें, तो घी कैन बी अ डिसीजन. फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब करें या पहले एसीसी करेंगे उसके बाद जॉब करेंगे. इट मीन्स इट इज अ फर्दर प्रोसेसिंग. जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करोगे आपकी सेल वैल्यू और बढ़ जाएगी. It means if you work as a ACCA, you will be getting this much amount of annual package. If you will working as a simple graduate, you will be getting this much of package. So you have to decide whether I should further process it or whether I should sell it at split of point. तो बेटे मैंने आज आपको यही कहना है, यही बताना है कि भाई डिसीजन एनालिसिस में हम 4 चैप्टर्स करने वाले हैं. 4 क्वेश्चंस आपको दूंगा. ऐसा मानिए कि वो जो 4 चैप्टर्स हम कर रहे हैं ना, तो उन्हीं के 4 क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस. वैसे उसको मैं ब्रेक इवन एनालिसिस भी कह सकता हूं. तो आप सभी बॉक्स में चारों क्वेश्चंस लिख रहे हैं. बेटे ये तीसरा नंबर बॉक्स है जिसमें हम 4 क्वेश्चंस मेंशन कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन है, बेटे बड़ी मेहनत से बनाया ये, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये डायग्राम इटसेल्फ ही बड़ी मेहनत से बना है, क्योंकि इसमें मेरे को रिलेशनशिप बतानी थी. कहीं नहीं मिलेगा बेटा, आप कहीं और से कर रहे हैं कोई बात नहीं. ये अगर आपने लेक्चर अटेंड कर लिया तो आपको वहां के लॉजिक्स भी समझ आने शुरू हो जाएंगे जो बाकी लोग नहीं बता रहे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस. कॉस्ट, सी का मतलब कॉस्ट, वी का मतलब वॉल्यूम, पी का मतलब प्रॉफिट. इनकी आपस में मोहब्बत कितनी है, इनका आपस में आंख मटक्का कितना है, कॉस्ट कितने तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या है, फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, सब बताया आपको मैंने, फिर बताऊंगा. इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस. दैट इज माय चैप्टर नंबर 5. Because I want to take a decision, I want to analyze a decision, I want to take a systematic and quantitative approach for the decision. So I have to answer these 4 questions. So my first question is what is CVP analysis. आप लिख रहे हो ना बेटा, मोबाइल मत देखना यार, मत देखना, कमर सीधी करके बैठना, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखना. बेटे देखो मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर्स. आपसे पूछें तो आप बताइए एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है, क्या लिमिटिंग फैक्टर्स है. टाइम इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर यू. अच्छा मुकेश अंबानी से पूछो तो क्या कैपिटल इज लिमिटिंग फैक्टर, कि अगर और पैसे होते तो मैं और कुछ नया काम शुरू कर देता. इट मीन्स एनीथिंग कैन बी लिमिटेड. It depends from whose perspective I am thinking for.
Question number 2 is, what is a limiting factor? Now there can be 2 limiting factors, 1 limiting factor or more than 2 limiting factors. आपके पास टाइम भी लिमिटिंग है और पैसे भी लिमिटेड है, तो मैंने कहा 2 लिमिटिंग है. खाली टाइम लिमिटेड है तो 1 लिमिटिंग है. तो आप कैसे डिसाइड करोगे इफ देयर आर लिमिटिंग फैक्टर्स? दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. उम्मीद है कि आप लिखते जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आई हैव प्रिपेयर्ड F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के. मैंने 150 घंटे की रिकॉर्डिंग कर डाली, जो आज तक कोई करता ही नहीं है. 50-60 घंटे में काम कंप्लीट करते हैं. बेटे भूपेश आनंद ने 150 घंटे की रिकॉर्डिंग की. नाउ द पॉइंट इज, उस 150 घंटे की रिकॉर्डिंग के F5 के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, उसका प्राइस कितना रखें? Whether we should sell for this much X dollars or X plus Y dollars or X plus Y plus Z dollars, कितने में बेचें, कितने पाउंड्स में सेल करें, कितने it is named as a pricing decision. So now it depends upon so many reasons. It depends upon so many factors. डिमांड कितनी है मेरी ब्रांड वैल्यू कितनी है, मुझे लोग कितना लाइक करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कितनी बार पास हो गए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए या नहीं हुए. तो बेटे ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. सिमिलरली एक एप्पल कंप्यूटर्स है, तो उससे एक नया प्रोडक्ट लेकर आए, है ना, तो हाउ मच शुड बी द प्रोडक्ट, हाउ मच शुड बी द प्राइस ऑफ दैट आई सीरीज. इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स. मार्केट कैसी है, ओलिगोपोली तो नहीं है, मोनोपोली तो नहीं है, मोनोपोलिस्टिक तो नहीं है. इट मीन्स आई हैव टू सी वेदर इट इज अ परफेक्ट मार्केट और नॉट. तो मैं वो सारी बातें क्वेश्चन नंबर 2, 3 में बताने वाला हूँ. और क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट कॉस्ट. कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ी सारी अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है, कुछ कॉस्ट को आप इग्नोर कर देते हो कि यार हमें पता है कि वो मिलनी भी नहीं है, जानी भी नहीं है, चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना. इट इज रेलेवेंट कॉस्ट. मैं बताऊंगा आपको रेलेवेंट कॉस्ट के ऐसे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दूंगा कि आपको लॉजिकली पता चलेगा कि रेलेवेंट कॉस्ट का मीनिंग क्या है. बट डायरेक्टली मैं रेलेवेंट कॉस्ट में नहीं आऊंगा. आई विल बी टेलिंग यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे मैंने टॉपिक 1 में बताया था, चैप्टर 1 में. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है ना, फिर इररेलेवेंट कॉस्ट क्या है, और धीरे धीरे बताऊंगा ये है रेलेवेंट कॉस्ट. और एग्जांपल्स ऐसे दूंगा कि लॉजिकली समझ आ जाएगा. बेटे 4 क्वेश्चंस लिखने के बाद आई थिंक आप ये फ्लो चार्ट बना रहे हैं. पहला बॉक्स था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन एनालिसिस. दूसरा बॉक्स था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसीजंस व्हिच आई विल बी टेकिंग. थर्ड बॉक्स था वो 4 क्वेश्चंस का, जिसमें चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8. मैंने एक चालाकी करी, सभी चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि ये रिलेटेड है आपस में, इनका ताना बाना है, इनका रिलेशनशिप है. जैसे जैसे आलिया का रणबीर का, जैसे रणबीर का और कैटरीना का, जैसे दीपिका का और उसके हस्बैंड का. इट मीन्स आई वांट टू टेल यू हाउ दे आर रिलेटेड. So you should write on these 4 questions. When I say 4 questions, it means 4 chapters. अच्छा, इनको आंसर करने के लिए there are 4 answers I will be taking. बड़ी सिंपल सी बात है. What is CVP analysis? I will be telling you what I mean by break-even analysis. When I say break-even analysis, I will be telling you there is a no profit or no loss situation. Now, why I want to have a no profit or no loss situation? What I mean by break-even point? What I mean by contribution? We have discussed in topic number 3. तभी मैंने कहा था topic 1, topic 2, topic 3, chapter 1 के जो 37 लेक्चर्स हैं, अटेंड करने के बाद ये करोगे तो डांस करते करते बातें समझ आएंगी. मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो. मैं बताऊंगा. भूपेश आनंद, आप सब लिख रहे हैं आंसर नंबर 1 में. ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक डांस, ब्रेक इवन पॉइंट हम 1 यूनिट का भी करेंगे और मल्टी प्रोडक्ट्स का भी करेंगे. हिंदुस्तान लीवर 5000 प्रोडक्ट्स बनाती है, तो हिंदुस्तान लीवर का और एक प्रोडक्ट लग्जर पेन एक ही तरह का पेन बनाता है. तो वी विल बी कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट. सेकंड इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी. टारगेट प्रॉफिट. भाई आपने ACCA का F5 का पेपर दिया, आपको लगता है यार 50% आ जाए, मैं पास हो जाऊं बस. अच्छा, जब आपको लगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, तो आपको लगेगा वेदर आई विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन दिस, एक्सेलेंस इन दिस. तो आपका टारगेट प्रॉफिट की बातें होंगी. मैं बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय टारगेट प्रॉफिट. पहले आप अपने कॉस्ट को रिकवर करने की बातें करोगे, फिर टारगेट प्रॉफिट की बातें करोगे, हम डिस्कस करेंगे और बेटा चित्र बनाएंगे. I will be preparing break-even point chart. I will be preparing profit volume. I will be preparing contribution margin chart. चित्र रूपा
चित्र के रूप जैसी, आई विल प्रिपेयरिंग दोस्त। तो मैंने 4 बातें लिखी हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए होंगी। आप मेरे टोन से, मेरी बात से, मेरी स्पीड से देख सकते हो, ये रटा कुछ नहीं है, अंदर से निकल रहा है यार, फुल एनर्जी के साथ। आओ, आंसर नंबर 1 ब्रेक इवन पॉइंट, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 1 में ही 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट, टारगेट प्रॉफिट एंड चार्ट्स। अच्छा, क्वेश्चन 2 क्या था? व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स। तो बेटे जब मैं चैप्टर नंबर 6 करूंगा तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। जब कोई चीज लिमिट होती है यार, पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान लोग आए तो उस समय लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो मनी कैन बी लिमिटिंग, anything can be limited, but we will be reading this chapter from the point of material, from the point of labor. So when material is limited, when labor is limited, when overheads are limited, when time is limited, when capital is limited, now there can be 2 types of limiting. या तो एक फैक्टर लिमिटिंग हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, एक फैक्टर होगा तो आराम से हम निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा होगा ना तो मुझे मैथमेटिकल मॉडल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ेगी। आई विल बी यूजिंग LP। मैं वहां से बताऊंगा कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो मैं कैसे LP, लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से आई कैन फाइंड आउट द फिजिबल रीजन, है ना, when there are more than 1 limiting factors। भूपेश आनंद बताएगा। So this is again a decision making, this is tool number 2 of decision analysis। Question number 3 था how you will decide the price। Now for that I will answer number 3, that is chapter number 7, pricing decisions। कितना प्राइस रखें। Now अब ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर, डिमांड के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, मार्केट्स के ऊपर, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। तो ये सारी बातें मैंने लिखी हैं, आंसर नंबर 3 में आप लिखें। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे, डिमांड डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे, उसके बाद चित्र बनाएंगे, इक्विलिब्रियम निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू देखेंगे और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे। बेटे मैं कह रहा हूं ना, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आपस में इंटर रिलेटेड है। और लास्ट है how or whether relevant cost is important or not। Yes, I can say relevant cost is very important। When I say relevant, it means I will say it is to be taken into consideration while deciding it। क्योंकि हमें 4 डिसीजंस लेनी है, मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन, शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग और सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट डिसीजन, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन। बेटे ये 4 डिसीजंस कैप्लॉन में भी हैं, BPP में भी हैं, F5 में भी हैं। बेटे मैं आपको ऐसे करा दूंगा कि आपको लगेगा मजा आ गया यार। तो आप बस चित्र बनाइए, ये फ्लो चार्ट था बेटा, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन एनालिसिस, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो जीता वो सिकंदर, पहली बार पास होकर दिखाना बेटे, पहली बार पास होकर दिखाएंगे। मैं अभी आपके लिए कहां पे आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं बेटे, अभी मैं कैप्लॉन में आ रहा हूं, अभी BPP में आ रहा हूं, अभी गाने दिखा रहा हूं, अभी विकिपीडिया में आ रहा हूं। आप बस पहले फ्लो चार्ट तो कंप्लीट कर लो यार, ऊपर हेडिंग लग लो जी, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। आई थिंक सभी ने डिसीजन एनालिसिस लिखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन एनालिसिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसीजंस, व्हाट आर द 4 क्वेश्चंस and what are the 4 answers। So I will say this is chapter number 5, this is chapter number 6, this is chapter number 7 and this is chapter number 8। इस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड है, ऐसे थोड़ी यार टिक टिक करके PPT बनाकर बता दिया, समझा दिया, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। आओ ये देखो, ये मैंने आपके लिए कैप्लॉन ओपन कर दी। पहले मैं कैप्लॉन से दिखाऊंगा, उसके बाद BPP से दिखाऊंगा। ये देखो जी कैप्लॉन है, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, A to Z सब कुछ कवर करूंगा विद रिलेशनशिप। बट मेरे माइंड के पीछे चलना चाहिए डिसीजन एनालिसिस। आई वांट टू डिसाइड, मुझे डिसाइड करना है, और उस डिसीजन के लिए आई विल बी डूइंग फर्स्ट टूल इज फर्स्ट आई विल से फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आई मीन बाय ब्रेक इवन, व्हाई आई वांट टू कैलकुलेट ब्रेक इवन, हाउ आई कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन। अच्छा, आपने फॉर्मूलेज देखे होंगे, भूपेश आनंद आपको लेक्चर नंबर 2 ऑनवर्ड्स लॉजिक बताएगा ब्रेक इवन का। आप फॉर्मूला खुद डिराइव करोगे, फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। चैलेंज है इस बात का यार। तो ब्रेक इवन एनालिसिस मल्टी प्रोडक्ट्स में डिस्कस करेंगे। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, मल्टी प्रोडक्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस। मैं ऐसी केस स्टडी दूंगा भाई साहब,
आपको लॉजिकली वैसे ही पता चलना है। ये फॉर्मूला जो है ना सर, ये कैसे आया, भूपेश आनंद बताएगा, रटवाएगा कुछ नहीं भाई साहब। आपको जब लॉजिक समझ आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली बड़े बड़े क्वेश्चंस आप कर डालोगे। एंड देन हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एज पर द रिक्वायर्ड प्रॉफिट। अरे छोड़ो ना यार, आप मेरे साथ बस चलो ना, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप बस एक बात, मेरी बात सुन लेना। चार्ट्स बनवाऊंगा, भले आप देखो बेटे पेपर में आपको चार्ट बना हुआ आएगा, बट उसमें से वो कुछ पूछेंगे, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट विच एरिया, द नेम ऑफ दिस एरिया, द नेम ऑफ दिस एरिया, पॉइंट ऑफ दिस एरिया। तो आपको चार्ट प्रिपेयर करना आना चाहिए। खाली ऐसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं आने वाला। फोन अभी भी कह रहा हूं म्यूट कर दो, कमर सीधी कर दो, इजीली आराम से मेरी बातों को सुनो। सेक्शन सी, आपको पता है सेक्शन सी, देखो मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो कितने सीरियस होकर बैठे हैं, लाइव वाले बच्चे कितने सीरियस हैं, और यही लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। थैंक यू बेटे, आप सब इतने सीरियस बैठे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ब्रेक इवन चार्ट अपना कैपलॉन अपना अपना निकाल लीजिए, जल्दी से स्टडी मेटेरियल निकालिए बेटा, निकालिए बेटे। तो कहने का मतलब है जी, चैप्टर 5 के बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 6 में, और सारे फ्लो चार्ट्स में कराऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना जी, भूपेश आनंद की टेंशन है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चैप्टर नंबर 6 में हम आ गए, और चैप्टर नंबर 6 है बेटे, चैप्टर नंबर 6 है लिमिटिंग फैक्टर्स का। मैंने अभी बताया आपको लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग का मतलब है, मैं अच्छा एक एक इलस्ट्रेशन आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, ठीक है जी। तो आपको घबराना नहीं है। ये आ गया जी प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, दिस इज चैप्टर नंबर 6। मैंने रिलेशनशिप बताई है, और इसी तरह से बेटे मैं बीबीबी डिस्कस करने वाला हूं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब उन्होंने तो चैप्टर बोल दिया कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, हाउ, व्हाई, व्हाट, that will be discussed by Bhupesh Anand. I will be covering Kaplan as well as BBB both. I will be covering revision kit of Kaplan of BBB as examination kit of Kaplan, सब कुछ कवर करेंगे यार। और मैं अपने जूस नोट्स भी अभी दिखा रहा हूँ, मैंने F5 के क्या जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं, फिजिकल बच्चों को तो दे भी दिए। आप निकालिए अपने जूस नोट्स की कॉपी, दिखाइए, अभी दिखाएंगे इनको, सब निकालिए बाहर। लाइव वाले बच्चों को हमने सॉफ्ट कॉपी दे दी है, आपने हार्ड कॉपी निकलवा लेनी चाहिए। फिर जो यहाँ बैठे हुए क्लासरूम वाले बच्चे आप सब निकालेंगे, आप भी निकालिए, कैपलन बाहर रखिए, रजिस्टर भी बाहर निकालिए, रजिस्टर तो चलो है, कैलकुलेटर बाहर निकालिए, जल्दी, बिल्कुल कमर सीधी बेटे। सबके फोन बेटे, आप देखो फोन बार बार देख रहे हो, आप फोन बिल्कुल बंद कर दो। तो आपके सामने मैं भूपेश आनंद, I want to say that I will be going to start with the series of these 4 chapters, and I will say this is named as decision analysis. And in this decision analysis there are 4 tools. Tool number 1 is cost profit volume analysis. Tool number 2 is limiting factor analysis. Tool number 3 is pricing decision analysis. Tool number 4 is relevant costing analysis. Because I want to take decisions. अच्छा मैं अच्छी decisions लूँगा तो मेरी organization का profit maximize होगा। अच्छा जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होगी। अच्छा जब अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होगी तो मार्केट में सेंटिमेंट स्ट्रांग होंगे। अच्छा जब मार्केट में सेंटिमेंट स्ट्रांग होंगे तो डिमांड क्रिएट होगी। अच्छा जब डिमांड क्रिएट होगी उस कंपनी के शेयर्स लोग ज़्यादा बाय करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जब ज़्यादा बाय करेंगे तो मार्केट प्राइस न्यूयॉर्क में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ेगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट व्हाई आई वांट टू टेक अ ऑप्टिमम डिसीजन एज अ ACCA, एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो किस तरह से मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी बता दिया दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन एनालिसिस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आइए एक छोटा सा गाना देख लें बट एक इकबाल है, एक मैं मूवी का गाना आपको दिखाने वाला हूं, है ना? आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। बड़ा प्यारा सा गाना जी। अच्छा ये गाना नहीं, मैं पहले आपको ये वाला दिखाऊंगा। देखो एक मैं आपको थोड़ा सा पहले हिस्ट्री बता दूं। ये एक लड़का है जो सुन नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, लेकिन एक इसके मन में सपना है कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में मेंबर बनना है और मैं बॉलर बनूंगा और मैं इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खेलूंगा। बात ऐसे में इंडिया की भी नहीं है, बात ऐसे में किसी चीज की नहीं है, बट द पॉइंट इज उसके मन में एक भाव है, एक फीलिंग है कि आई वांट टू डू दिस। और उसके लिए कितने एफर्ट्स करता है यार, आशाएं, उसके मन में आशा है। जैसे आपके मन में आशा है कि F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यू विल बी क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट।
सुबह सुबह उठते हैं, वो भी उठ रहा है। आशाएं आशाएं कुछ पाने की हो, कुछ पाने की हो अगर आस, F5 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की हो आस, कोई अरमा हो जो खास खास, कोई अरमा हो जो खास खास। और एल्बो और नी एक लाइन, प्रैक्टिस करनी है, F5 की बातें करनी है, कैप्लॉन से करेंगे, BBB से करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करके दिखाएंगे और चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, घबराएंगे नहीं। जो घबराते हैं ना उनकी हार हो जाती है यार, आप ना घबराना। F5 डिफिकल्ट लगता होगा बाकी सबको, भूपेश आनंद के स्टूडेंट को नहीं लगता। कोई हमसे जीत न पाए, चले चलो चले चलो मिट जावे जो। आपसे कोई नहीं जीत पाएगा अगर आपने अडिग होकर F5 की प्रैक्टिस कर डाली। तो आइए थोड़ी सी एक दो बातें और हैं जो थोड़ी सी लिख लें, फिर हम इस चैप्टर में हम जाएंगे कहाँ पर, क्या विकिपीडिया के पास जाएंगे। आई थिंक आप सभी ने ये फ्लो चार्ट तो सबने प्रिपेयर कर लिया है ना, ठीक है जी। अब मैं आज थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, क्योंकि ये बेटे ये जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस, व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो व्हाट I just want to tell you something, from lecture number 2 I will be starting with CVP analysis, rather today is the intro lecture in regard to decision analysis। तो बट हम पहला चैप्टर नंबर 5 CVP एनालिसिस करेंगे। CVP एनालिसिस का मतलब है कि सपोजिंगली एक नई ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप ये बताइए एक नई कंपनी है, पिज्जा बनाने की आई इंडिया में। अब उस कंपनी को ऑलरेडी पता है कि डोमिनोज पिज्जा के पास ऑलरेडी मार्केट शेयर है, तो वो जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, न्यूली कंपनी हु हैज एंटर्ड इन इंडिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्या ये ऑब्जेक्टिव होगा कि वो स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दे, और उसका ऑब्जेक्टिव होगा टू एटलीस्ट गेट सम मार्केट शेयर, वेदर दे आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट इट हार्डली मैटर्स, और देयर कैन बी नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन। आई थिंक आप जब पेपर दे के आते हैं तो पहले आप ये नहीं सोचते कि आपके 70% प्लस आएंगे या नहीं आएंगे, आप सोचते कि यार मैं पास हो जाऊं बस। हाँ, जब आपको लगता है कि पास हो गए उसके बाद आप ज़्यादा की सोचते हैं। बेटे बड़ा लॉजिकल सी बात है, रिलायंस जियो ने जब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो रिलायंस जियो ने, उसको मालूम था कि ऑलरेडी एयरटेल इज देयर, ऑलरेडी सो मेनी प्लेयर्स आर देयर, तो रिलायंस जियो को ये नहीं, दे हैव नॉट डिसाइडेड कि फ्रॉम द फर्स्ट ईयर दे विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉफिट। बेटे पहले तो उन्होंने नेट फ्री दिया, ये फ्री वो फ्री, ये स्कीम वो स्कीम, नंबर पोर्टेबिलिटी, ऐसे करो, but their objective is not to earn the profit, rather their objective is that they should at least get some market share. It means they want to work or they will be ready to work with no profit or no loss situation. बोलो होता है या नहीं? बिल्कुल होता है बेटे, क्यों नहीं होता? तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन के लिए, उस सिचुएशन को अचीव करने के लिए हम, बेटे एक सेकेंड, फिजिकल वाले बच्चों को थोड़ी ठंड लग रही है, मैं एसी बंद कर दूँ, है ना? ठीक है, अब ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड एज ए, अब ठीक है ना, एज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैं इस तरफ देख रहा हूं, आप ये मत सोचना कि मैं आपको नहीं देख रहा, आप तो मेरे दिल के पास हो यार, मेरे साथ तो बैठे हो, मैं देख कैमरे में रहा हूं, है ना, क्योंकि लाइव वाले थोड़ा सा दूर बैठे हैं, आप तो मेरे सामने हो, अभी डाउट्स भी पूछ लोगे। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 और टूल नंबर 1, दैट इज नेम्ड एज CVP एनालिसिस। एंड व्हेन आई से CVP एनालिसिस, I just have given you example of a company who has just started in the India and introduced a new product pizza, और मैंने आपको रिलायंस जियो का एग्जाम्पल दिया कि आप जब भी कोई भी नया काम स्टार्ट करोगे, आपका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि कम से कम कितने यूनिट्स बनाए जाएं या बेचे जाएं कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, भले बैठने की जगह तो मिल जाए। मेट्रो में कभी देखा आपने, दिल्ली मेट्रो में सीट नहीं, आप खड़े हुए हो, आपका एक्सपेक्टेशन होता है कि थोड़ी सी जगह मिल जाए जहां आराम से अपने हिप्स रख के आप बैठ जाओ, भले खुले ना बैठो लेकिन आराम से बैठ जाओ, थोड़ी सी जगह मिल जाए। हाँ, जब आपको सीट मिल जाती है ना, तो धीरे धीरे अपने हिप्स आगे पीछे कर करके आप पूरी खुली जगह ले लेते हो, बिकॉज यू वांट टू गेट अ टारगेट प्रॉफिट।
तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे दैट वेन एवर अ न्यू एंटिटी इज स्टार्टिंग विद अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू प्रोजेक्ट और अ न्यू थिंग एनीथिंग, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट. सो एज अ ACCA यू शुड बी अवेयर ऑफ, यू शुड बी एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको ये बताना है कि कितने यूनिट्स बनाए जाएं कि ब्रेक इवन आ जाए, कितने रुपए की, कितने डॉलर्स की, कितने पाउंड्स की सेल करें, दैट देयर इज आई एम नॉट गेनिंग अ सिंगल पेनी नॉर लूजिंग अ सिंगल पेनी. सो फर्स्ट पॉइंट इज आई विल बी क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां पर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा. हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस और टू बी सोल्ड सो दैट आई गेट और आई अचीव नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन. पहला क्वेश्चन बेटे, मैं 5-6 क्वेश्चन आंसर करूंगा आने वाले CVP एनालिसिस में. आंसर नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, डिसीजन एनालिसिस में. एंड सेकंड क्वेश्चन इज मेरे को ये बताना है कि कॉस्ट का आपस में कॉस्ट कितनी तरह की होती है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन टॉपिक 1 कॉस्ट क्लासिफिकेशन, बट फिर यहां बताऊंगा फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है. अच्छा, आप देखते हैं जू में जाते हैं तो जू में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, सबका बिहेवियर अलग है, सबका नेचर अलग है. Similarly, for a ACCA, for a global chartered accountant, cost can be of different types. There can be a variable cost, there can be a fixed cost, there can be a semi-variable cost. आप जब थाली लेते हैं तो थोड़ी चटनी होती है, थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा दही होता है, थोड़ा मीठा होता है. इसी तरह से कॉस्ट अलग अलग प्रकार की होती है और उनकी मोहब्बतें कैसी हैं. आंख मटक्का क्या है, 2.5 अक्षर प्रेम के कैसे हैं सेल्स के साथ. बेटे इसी का तो नाम है भूपेश आनंद, जब रिलेशनशिप बताता है दैट हाउ सेल्स विद वेरिएबल कॉस्ट, हाउ सेल्स विद फिक्स कॉस्ट, हाउ सेल्स विद कंट्रीब्यूशन, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड. बड़े पापा के साथ, मोदी जी के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करूंगा. फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाऊंगा. जैसे मैंने बताया कि आपको पहले ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है, उसको अचीव करने के बाद आप टारगेट प्रॉफिट की बातें करेंगे. यू वांट टू अर्न द प्रॉफिट, so that is question number 3. I will be earning the profit, that is target profit. That how many units, मैं कितनी मेहनत करूं कि मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिल जाए 5 में. टारगेट प्रॉफिट ब्रेक इवन के बाद ही आएगा, इसको बोलते हैं मार्जिनल सेफ्टी पोजीशन. बट क्वेश्चन नंबर 3 आप सब लिखेंगे ना यार, कमर सीधी करके. आप प्लीज बेटे देखो, मेरे सामने जो बच्चे बैठे ना सब लिख रहे हैं. शाबाशी है बेटे, शाबाशी है, सब लिखो. और आप जो लाइव में बैठे देखो, ध्यान भी मैं आपकी तरह ज्यादा दे रहा हूं. फिर तो लिखना चाहिए यार, बनती है बात यार, है ना. लिखो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट द टारगेट रेशो, टारगेट प्रॉफिट, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सेफ्टी, मैं सेफ कहां हूं यार. मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट ही क्या होता है. क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आता है या ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आता है. और लास्ट, सेकंड लास्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. बेटे मैं आजकल देख रहा हूं सेक्शन C और सेक्शन B में वो चार्ट दे देंगे आपको, उस चार्ट से पूछेंगे ये बताओ क्या है, ये एरिया क्या है, ये पॉइंट क्या है. तो बेटे आपको चार्ट्स आने चाहिए. मैं चार्ट्स बनाने वाला हूं, ब्रेक इवन चार्ट प्रिपेयर करेंगे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे. भले आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा, बेटे ग्राफ की इंटरप्रिटेशन तो आनी चाहिए चार्ट्स की. एंड लास्ट इज हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ अ मल्टी प्रोडक्ट फर्म. मैं हिंदुस्तान लीवर, मैं कोका कोला, मैं नेरोलैक पेंट्स, मैं अपोलो टायर्स, मैं मारुति सुजुकी, अलग अलग एग्जांपल्स दूंगा और आपको बताऊंगा हाउ वी कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ सिंगल यूनिट प्रोडक्ट और अ मल्टी यूनिट प्रोडक्ट. बेटे 6 क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है 5, 6, 7 लेक्चर लग ही जाएंगे. आप लेक्चर्स में घबराना मत ना यार. 37 लेक्चर तो मैंने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, जबकि अभी चैप्टर 1 आधा ही किया है, रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां ले लिए यार. ठीक है जी, तो आपने घबराना नहीं है. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को करने वाला हूं. मैंने इस समय विकिपीडिया ऑन कर दिया जी. सर आपने विकिपीडिया ओपन कर दिया. हाँ बेटे मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली रिलेट करके बताने वाला हूँ. आपको जैसे पता ही है कि हम हर चीज़ प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे और फिर आपको पता चलेगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिसीजन एनालिसिस, आपने देखा विकिपीडिया में था डिसीजन एनालिसिस, ऊपर देखिए क्या था, decision analysis. When I say a decision analysis, because I am doing decision analysis, it is comprising of philosophy, methodology and प्रोफेशनल प्रैक्टिस नेसेसरी दिस. ठीक है जी. फिर हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. तो बेटे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है
उसमें मैं रिलेशन अभी बताया जाता है, सीवीपी डिस्कस करेंगे और बड़ी प्यारी सी लगती है जी मेरे को। मैं प्रैक्टिकली सब कुछ रिलेट करूँगा यार, कैप्लॉन से, बीबीबी से, वेबसाइट से, गूगल से, गानों से, एनर्जी से, सो दैट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करें। आप मेरे कमेंट्स देखिए बेटे, नॉलेज लेवल के बाकी सब्जेक्ट्स के कहाँ से और बच्चे क्या क्या भेज रहे हैं। ये देखो बेटे, क्रिटिकल पाथ ये हो गया, ये बिहेवियर ऑफ कॉस्ट मैंने अभी बताया था, बिहेवियर ऑफ बोथ कॉस्ट एंड दिस वी विल टेक इनटू अकाउंट एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग विद प्राइसिंग। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करूंगा, डिमांड की बातें करेंगे, मैं चित्र बनाऊंगा बेटे, चित्र बनाकर उसमें डिमांड लिखूंगा, डिमांड और सेल की बातें लिखूंगा, बड़ी प्यारा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू सब समझ आएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं आ जाऊंगा लिमिटिंग फैक्टर्स में। जैसे मैंने बताया लिमिटिंग फैक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटिंग मीन्स एवरीथिंग इज लिमिटेड, लिखा हुआ है लिमिटिंग इज अ वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम दैट कॉजेज अ दिस नोटिसेबल चेंज, जिसमें चेंज जैसे घर में बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो बदल गया तो सब बदल जाएंगे। लिमिटिंग फैक्टर्स, सेंसिटिविटी, नाजुकता, and then at last we will be discussing with what is the meaning of relevant cost। और relevant cost का relevance है क्या, कहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं, what I mean by this, what I mean by auditing, how, what is the meaning of relevant cost, what is irrelevant cost, what is a relevant cost is also called as avoidable cost। डिस्कस करेंगे बेटा, रियल लाइफ एग्जांपल से, रटना कुछ नहीं है, खाली कैप्लॉन में अंडरलाइन करके बैठ के नहीं पढ़ाने वाला मैं, खाली पीपीटी से नहीं कराने वाला यार। आपको लिखोगे तभी तो समझ आएगा, इसीलिए ज़्यादा बच्चे फेल होते हो, क्योंकि आप नोट्स बनाते नहीं, क्योंकि टीचर्स अपनी सिंप्लिसिटी देखते हैं, बैठ के पढ़ा रहे हैं, टिक टिक कर रहे हैं बस कैप्लॉन में, पीपीटी करके ख़त्म कर रहे हैं, आप लिखते नहीं, आपको लगता है आपने कर लिया लेकिन फेल हो जाते हैं। बेटे नोट्स बनाएंगे, F5 में मैंने चैप्टर 1 में 37 लेक्चर्स में नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं, हर किसी का लेक्चर का नोट बनाएंगे, लिखेंगे, करेंगे तो अभी आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक मैंने आज डिसीजन एनालिसिस का इंट्रो बता दिया, सीवीपी एनालिसिस का इंट्रो समझ लीजिए, और लेक्चर 2 से हम सीवीपी करने वाले हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।